फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग मैथमेटिक्स की दुनिया को छोड़कर फिजिक्स की दुनिया में एंट्री मार रहे हैं। एक छोटी सी टॉपिक है बेटा, जिसको बोला जाता है वेक्टर एंड स्केलर। तो वेक्टर और स्केलर क्या होती है? इसमें से जो स्केलर की बात होती है वो वेरी इजी। स्केलर में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, वेक्टर क्वांटिटी को डिप्थ में ले जाई जाती है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर, इस सारी बातों को देखेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉब्लम होती है ना। तो हम लोग पूरी बातों को डिटेल से काम करेंगे। देखो बेटा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, मैं बात बोल रहा हूँ, जितनी भी आपको फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हो? जिन्हें आप मेजर करते हो। फिजिकल क्वांटिटी को आप दो टाइप्स में ले लो बेटा। फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप्स में आप ले लो। एक को ले लो, आप समझना, बातों को पकड़िएगा। दो टाइप्स में फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो बेटा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्टर्ब होते रहता है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूँ उसको आप दो टाइप्स में डिवाइड कर लो। एक वह होती है जिसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो उसको आप बोल दिया जाता है वेक्टर क्वांटिटी। बात को पकड़ना, एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक है आपका स्केलर क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी को ही बांटा गया है बेटा दो टाइप्स में। एक सीधा मैं आपको बता दूं, ये वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो पहले हम लोग स्केलर क्वांटिटी के छोटी सी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या कहती है? स्केलर क्वांटिटी कॉन्सेप्ट को अगर मैं समझूं तो कहता है बाबू कि द quantity which have only magnitude is called a scalar quantity। यहाँ पर एक चीज बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, बात को समझना बेटा, स्केलर क्वांटिटी इज फॉलो बने हुआ बना बहुत तरह से प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, समझे? यस, फुल लो। स्केलर क्वांटिटी इज फ्लो ऑफ algebraic method। दिखा दे रहे बेटा, बोलो। चलो, हाँ, तो मैंने बोला कि स्केलर क्वांटिटी इज फ्लो ऑफ अलजेब्रिक मेथड। आई मीन जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनमें सिर्फ देखो क्या है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड स्केलर क्वांटिटी इज फॉलो ऑफ अलजेब्रिक मेथड। आई मीन मतलब समझना बेटा क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं मास की, तो मास इज द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ये जो मास की बात मैं बोल रहा हूँ, तो मास में ओनली मैग्नीट्यूड है। अगर मैं बोलूँ कि आपका मास कितना है, तो आप बोलेंगे कि मेरा मास 35 kg। तो देख बेटा, यदि आपका मास योर मास इज 35 kg, तो समझो 35 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज यूनिट ऑफ मास, या मास का यूनिट हुआ ना। तो kg इज यूनिट ऑफ, बात को समझना, यूनिट ऑफ मास। तो अब जरा पकड़ो बेटा कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और क्या है, यूनिट है। और एक सीधा माइंड में डाल लो, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस में यूनिट की बात हो, तो टोटल मिला के आपको मैग्नीट्यूड की बात करना है। तो बताओ ये जो मास है, मास में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब ऐसा थोड़ा नहीं होता है कि आपका मास ईस्ट डायरेक्शन में 35 kg और वेस्ट में कुछ और होगा, ऐसा नहीं। मास जब आपसे कोई पूछा है तो इसमें डायरेक्शन बताना कोई बड़ी बात नहीं, डायरेक्शन होगा नहीं यार, मास में डायरेक्शन की क्या जरूरत है। तो आपको मैं बोल रहा हूँ, मास जो होता है ना, वो आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, एरिया, अगर मैं पूछ दूँ कि मास एरिया जो, तो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस रूम, इस जो रूम है उसका एरिया बताओ, तो एरिया आप कैसे कैलकुलेट करते हो? लेंथ इंटू विड्थ। मान लीजिए कि लेंथ आपका 5 मीटर है, राइट, और विड्थ आपका 2 मीटर, तो 5 इंटू 2 आई मीन 10, मीटर गुना मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया हो गया आपका 10 मीटर स्क्वायर। तो बोलो बेटा, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज यूनिट ऑफ एरिया।
तो इसके पास में दो चीज है, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। और मैं आपको बोला कि न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो बोल बेटा एरिया में भी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली अगर मैं पूछ दिया आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कौन सी राशि, हु इज द क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी राशि हो सकती है? तो सोचो, आप सोचना है, डिस्टेंस की बात हो रही है। अगर मैं पूछ दूं कि बेटा व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन कोठा टू जहानाबाद, तो कोठा टू जहानाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस पूछा है आपसे, डायरेक्शन वगैरह क्या हाँ पूछा, डिस्टेंस पूछा बेटा, तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस बिटवीन कोठा टू जहानाबाद इज 22 किलोमीटर। तो 22 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज यूनिट। तो बाबू याद रखना, ये जो आपका डिस्टेंस की मैं बात किया, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज which have only magnitude। अगर बात करूं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड, तो स्पीड की बात करता हूँ, तो अगर कोई बोलता है कि बताओ बाबू व्हाट इज योर स्पीड ऑफ वाहन, आपका स्पीड जो वाहन है उसकी स्पीड क्या है, तो मैं बोलूँगा कि मेरा स्पीड जो 80 किलोमीटर पर घंटा इज माई स्पीड, 80 किलोमीटर पर घंटा। तो 80 is numerical value and this is unit. So a speed is a scalar quantity. ये माइंड में आप डाल लेना बेटा। स्केलर क्वांटिटी देखो, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, एरिया आपका स्केलर क्वांटिटी, मास, डिस्टेंस। अगर बात करूँ टेम्परेचर का, तो बोलो टेम्परेचर कौन सी क्वांटिटी होने वाली है? तो अगर मैं पूछ दूँ व्हाट इज टेम्परेचर इन प्रेजेंट टाइम, इस प्रेजेंट टाइम में टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो 35 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। टेम्परेचर की बात है तो कहेगा ऐसा थोड़ा दुनिया बोलेगा कि अभी टेम्परेचर जो है पूरा में 35 डिग्री सेल्सियस है, पश्चिम में। अरे यार टेम्परेचर पूछा है, अब डायरेक्शन क्यों बता रहे हो, क्या बता रहे हो? अगर सब्जी की दुकान पे जाते हो, वेजिटेबल जो शॉप होता है वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे बोलोगे कि हमको ना 5 kg परवल पूरब दे दीजिए। अरे यार तुम मास बता रहे हो, तो मास बता रहे हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना। उसी प्रकार से टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो टेम्परेचर आपका कितना 35 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस टेम्परेचर एंड दिस इज यूनिट ऑफ दिस टेम्परेचर। सो दिस इज बोलो बेटा, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी। उसी प्रकार से वर्क की मैं बात करूँ, इतना जोर वर्क हुआ, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सारा कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो स्केलर क्वांटिटी की जिक्र ही हुआ। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी स्केलर क्वांटिटी की जोड़ घटाव होती है तो कौन सा मेथड से होता है? अलजेब्रिक मेथड से। इसको भी मैं बताता हूँ उदाहरण के साथ, समझना। उदाहरण स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट गए के बाद 2 kg आप पोटैटो ले लिया, 2 kg पोटैटो, 3 kg ओनियन ले लिया बेटा, ठीक है राइट ना। चलो 3 kg, चलो 2 kg और लिया मैं, 2 kg पॉइंटेड वर्ड ले लिया। समझिए पूरे बातों को। तो ये परवल है बेटा, पॉइंटेड वर्ड परवल है। तो अब मैं बात करूँ टोटल, अगर इस सभी को लेकर के मैं अपने थैला में डाल लिया, बैग में डाल लिया, और मैं आपसे पूछ दिया कि बताओ बेटा मास ऑफ बैग का मास कितना है, तो बैग का मास 3 में 2 मन जोड़ देंगे तो 5 into 7 kg, 7 kg इज मास ऑफ बैग। तो बैग का मास हो गया 7 kg। तो बेटा ये क्या था, व्हाट इज दिस? दिस इज मास ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो का मास था, एंड दिस इज मास ऑफ ऑनियन, एंड दिस इज मास ऑफ पॉइंटेड वर्ड। और ये तीनों के मास को आप ऐड कर दिए, तो मास जो कि स्केलर क्वांटिटी है। और ऐड कैसे किए हैं आप? जिस विधि से आप ऐड किए, 3 2 5 5 2 7, वो विधिया के नाम है अलजेब्रिक मेथड। बात समझिएगा। इसलिए कहा जाता है कि सभी स्केलर क्वांटिटी को जोड़नी होती है तो बेटा अलजेब्रिक मेथड का यूज करते हैं, अलजेब्रिक मेथड का एक बात होती है। और एक चीज और, जब भी मान लिया जाए कि मैंने आपको बोला कि मास ऑफ ओनियन, बातों को समझा जाए, मास ऑफ ओनियन इज 3 kg and speed of my van is 80 किलोमीटर पर घंटा। अब मैं बोल दूंगा कि दोनों को ऐड करो, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर तो दोनों है, बट दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते बिकॉज यूनिट आर नॉट सेम।
यहाँ पर जो यूनिट है दोनों का ना, ये दोनों का यूनिट सेम है। तो सो दो फिजिकल क्वांटिटी को जब ऐड करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने के लिए आप अलजेब्रिक मेथड का विधि का यूज करोगे, श्योर। बट ऐड करने से पहले देखा जाता है बेटा कि आपका यूनिट सेम है कि नहीं है। अगर मैं बोलता है यहाँ पर 2 kg मेरा वन पोटैटो था, मास ऑफ पोटैटो, और मैं मास ऑफ ऑनियन को ग्राम में ले लेता, ग्राम में ले लेता, मान लीजिए 3000 ग्राम, और ऐसा करता तीनों को जोड़ने से पहले इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ता। तो 3000 ग्राम आई मीन 3 केजी, इसको यूनिट सेम करना पड़ेगा बेटा, याद रखना। माइंड पर कभी भी जोर नहीं डालना, आपको किसी तरीका से कोई भी टॉपिक को समझ में ना आए बोल देना है। टॉपिक के लिए हम है ना पूरी बातों को आप समझ में। अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। हाँ चलो बेटा, अब क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी की मैं बात किया। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो कहते हैं द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच इज फॉलो ऑफ सिमेट्रिकल मेथड। मतलब वह राशि जिसमें या जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए और विच इज फॉलो ऑफ सिमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकली मेथड का फॉलो होना चाहिए। ये क्या होती है यार, ये क्या बात कह दिया, आप समझिए। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ। आप अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी की मैं बात करूँ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फोर्स, और बात करूँ आपको डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन की मैं बात करूँ, एक्सेलरेशन जिसको आप दोबारा बोलते हो, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दीस आर वेक्टर क्वांटिटी। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको मैंने बताया था पीछे, अगर मैं कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज स्पीड ऑफ योर वाहन, आपकी जो गाड़ी है उसका स्पीड कितना है, तो आप बोलते हैं 80 किलोमीटर पर घंटा, तो ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन भी बता देते हैं तो बेटा यही हो जाता है वेलोसिटी। किसी भी चीज का भी वेलोसिटी की बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, देखो कोई पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो ए जो है, ए वाला लेंथ मान लीजिए कि 5 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर, तो टोटल जोड़ोगे तो 7 मीटर। आई जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि 6 मीटर है, तो ये डिस्टेंस जो है मिनिमम डिस्टेंस है। अगर कोई बंदा यहाँ से यहाँ जाना चाहे तो मार्ग है, ऐसे जाएगा तो 7 मीटर पड़ जाएगा, लेकिन ऐसे जाएगा तो 6 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी होती है और इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होता है। सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स आप लगाओगे कोई ना कोई डायरेक्शन नहीं लगाओगे। और आपको पता होना चाहिए ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, तो कोई डायरेक्शन पे तो आप फोर्स लगाओगे। तो फोर्स भी आपको हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। एंड एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन जो फोर्स के कारण होता है, तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पूरी बातों को समझा जाए। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये जो होता है द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसके बाद मैंने बोला विच फॉलो ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड। मतलब जिसे मैं अगर बोल दूं कि बेटा ये आपका बॉडी है, इस बॉडी पर मैंने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन, तो कौन सा डायरेक्शन में, सोचो ईस्ट डायरेक्शन में। तो मेरे द्वारा लगाया गया जो फोर्स है उसको मैंने F1 मान लिया, और चूंकि F1 मान लिया, F क्यों माना, क्योंकि F से फोर्स होता है। F1 = 10 न्यूटन, इसमें ईस्ट डायरेक्शन जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर एरो डाल देंगे। एरो बता रही है कि मैं वेक्टर क्वांटिटी, राइट रखना। और इधर से कोई फोर्स आपको लगा दिया 10 न्यूटन का, और कोई लगा दिया, चलो तो उसको मैं F2 मान लिया, उसके द्वारा लगाएगा फोर्स को, और वो जो लगाया है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन में लगाया है। तो अगर मैं बोल दूं कि टोटल इस जो टोटल फोर्स एट दिस बॉडी, इस बॉडी पर टोटल कुल बल बताओ, तो जो जिसको वेक्टर का नॉलेज नहीं है वो बोलेगा कि टोटल फोर्स इज, या टोटल फोर्स एट दिस ऑब्जेक्ट इज 20 न्यूटन, बट दिस इज रॉन्ग। इस पर फोर्स जो है बेटा 0 न्यूटन लगा, लेकिन यह 0 न्यूटन आया कैसे, क्योंकि यह जो बंदा 20 न्यूटन बोला है वो माइंड ज्योमेट्रिकली नहीं अलजेब्रिकली लगा दिया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स आपका वेक्टर है। तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो कौन सा मेथड लगाते हैं, ज्योमेट्रिकली मेथड। और ज्योमेट्रिकली मेथड क्या कहते हैं, उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। बस इतने जानो कि बेटा वेक्टर क्वांटिटी ज्योमेट्रिकली मेथड का पालन करेगा। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। चलो इसको मैं आगे देखूं।
चलो बेटा, जब भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, सभी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो दो तरीका अपनाते हैं, बाइलेटर एंड बाइलेरो। समझना, मान लेते हैं, थोड़ा देख के मान लेते हैं, माना कि ये जो आपका ए इसके बारे में, ये मान लीजिए कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास मान लीजिए थोड़ा देर के लिए बात करने जा रहा है, इसके मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है और ये ज्योमेट्रिकली मेथड का फॉलो भी कर रहा है। तो दिस इज योर वेक्टर ना, ये वेक्टर हो जाएगा। तो जब ये अच्छा वेक्टर हो जाएगा तो इसको बाइलेटर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मान लीजिए कि ये कोई है, चलो ये कोई क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है और ये ज्योमेट्रिकली मेथड का फॉलो भी कर रहा है, सो ये वेक्टर हो जाएगा। जिसको कैसे लिखेंगे? ऐसे, बाई अक्षर ऐसे लिखते हैं। अक्षर को सबसे पहले लिख दो, सिंबल को लिख दो और उसके बाद एरो डाल दो या उसके ऊपर कैरेट डाल दो। इसको कैप पढ़ते बेटा, ए कैप या कैप ए, कैप ए भी पढ़ सकते हो या ए कैप भी पढ़ सकते हो, ढेर कैरेट पढ़ता है, कैरेट ए। चलो या तो आप ये सब एरो का साइन नहीं डालना चाहते हैं, कैप नहीं डालना चाहते, इसको ब्लर बोल्ड कर दो, बोल्ड मतलब मोटा कर दो, इससे भी पता चलता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। बाय एरो अगर बात करें तो एरो के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हो? तो सुनो, मैग्नीट्यूड इसके पास है तो मैग्नीट्यूड के बदले में एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रा करूंगा, राइट। ये लाइन सेगमेंट जो है मैग्नीट्यूड को बता रहा है, क्योंकि ये ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास तो दोनों है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। तो मैग्नीट्यूड के बदले में मैंने लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड ड्रा किया और डायरेक्शन के बदले आपको एरो ड्रा करना पड़ेगा। तो देख बेटा, इसमें बहुत बड़ी बात होती है, एरो के पीछे वो पॉइंट हुआ और वो एरो के बाद पॉइंट हुआ। तो एरो के पीछे का जो पॉइंट हुआ उसको आप टेल बोलना है और एक एरो के बाद वाला को आपको हेड बोलना है, बस। टेल एंड हेड, दिस इज टेल एंड दिस इज हेड। और एक चीज और बेटा ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक है ना, मैंने बोला ना मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक है तो डायरेक्शन बता रही है। तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन टेल पॉइंट एंड हेड पॉइंट is called बोलो मैग्नीट्यूड। हाँ बेटा, तो मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन देख लो, टेल बिंदु और हेड बिंदु के बीच की लंबाई एक दूरी वही तो होना, बस। अब ये आपको याद रखना है कि बाई अक्षर अगर मान लीजिए कि फोर्स है तो फोर्स तो आपका वेक्टर क्वांटिटी बेटा, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। तो बाई अक्षर रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो ऐसे लिख देना है, एरो के द्वारा बोलेगा तो इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख देंगे और इसके डायरेक्शन को ऐसे लिख देंगे, बस सिंपल है। अगर मान लीजिए उसका डायरेक्शन वेस्ट है तो वेस्ट है तो हम लोग ऐसे दे देंगे, मान लीजिए ईस्ट है तो ऐसे कर देंगे मैग्नीट्यूड को, और नॉर्थ है तो ऐसे कर देंगे। मान समझ रहे हैं? मान लीजिए कि हम एक बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में 10 न्यूटन, तो ये हो गया देखो 10 न्यूटन, समझना, मैं बॉडी पर फोर्स लगाया नॉर्थ डायरेक्शन में 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन के लिए हो गया ये मैग्नीट्यूड हो गया, और नॉर्थ में लगा लो क्योंकि नॉर्थ ऊपर है तो ऐसे कर देंगे। तो ये बातें हो जाती है। अब आपको हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाते हैं, देखिए। चलो बेटा, टाइप्स ऑफ इक्वल वेक्टर की बात देखना। तो नंबर 1 इक्वल वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करूँ, इक्वल नहीं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो नंबर 1 इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होती है? जैसे देखो ए आपका ए यहाँ से यहाँ तक मान लिया कि मैग्नीट्यूड है और मैंने इस पर कैप लगा दिया तो ये डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन बता दिया आपका, तो ए हो गया आपका मैग्नीट्यूड। चलो, और ए भी इसका मैग्नीट्यूड है, कैप लगाया डायरेक्शन हो गया। तो देखो दोनों की मैग्नीट्यूड को देखो सेम है, मैंने दोनों की लंबाई को देखना सेम है और दोनों कैप उसी डायरेक्शन में है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर। अभी भी दोनों इक्वल वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन दोनों का ऊपर हो गया, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, दोनों का लेंथ सेम है और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, अभी भी दोनों इक्वल वेक्टर है। अब बोले जाए तो इक्वल वेक्टर नहीं रहा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम रहा बट डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। तो बेटा दो ऐसे वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड सेम है, देखो इनका लंबाई माप लो, इनका लंबाई माप लो, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर। और यदि दो वेक्टर इक्वल हो जाए, ये देखो तो वेक्टर सी और वेक्टर डी इक्वल होगा, तो वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक देखो और वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड इक्वल है बट एक का डायरेक्शन साउथ है तो एक का डायरेक्शन नॉर्थ है,
तो इसको आप बोलना नहीं है, ये आपका वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो बेटा इक्वल ये दोनों है। और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी दो वेक्टर इक्वल हो जाए तो दोनों वेक्टर के बीच का अगर कोण पूछे तो कोण मतलब थीटा 0 डिग्री होगा। कैसे समझिए, ये देखो इक्वल वेक्टर है, अब ऐसे उठाओगे होगे तो 30 50 ऐसे करके कुछ कोण बन रहा है, ऐसे कर दोगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, अब ऐसे कर दोगे तो 180 बन जाएगी। लेकिन आप दोनों वेक्टर ऐसे है ना तो 0 डिग्री है ना, उठाएंगे तब ना कुछ होगा, अब भी ये 0 डिग्री है। याद रखना दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अनइक्वल की बात करो, आगे देखो, याद रखना दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो थीटा 0 होता है। आगे देखो अनइक्वल वेक्टर की बात करो तो अनइक्वल वेक्टर मतलब देखो दो ऐसे वेक्टर मान लो कि इसको वेक्टर ए मान लो, ये वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर का सोचो डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग हो गया। यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, माने दोनों में से कोई एक चीज डिफरेंट होना चाहिए, तब अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन से कोई बात नहीं है। अब ऑपोजिट वेक्टर की मैं बात करूँ तो ऑपोजिट वेक्टर वेरी सिंपल, देखो बेटा दोनों के लेंथ तो इक्वल है, देखो दोनों का लेंथ इक्वल है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एक को मैंने इससे कट लगा दिया और एक को मैंने ऐसे लगा दिया, तो सोचो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, ऊपर होगा ना। दोनों के देखो इसका मैग्नीट्यूड देखो वेक्टर ए का, इसके मैग्नीट्यूड देखो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है, एक का ईस्ट है एक का वेस्ट है। इन दोनों का देखो, ये दोनों एक का साउथ है तो एक का नॉर्थ है, तो दोनों आपका वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर ऑपोजिट वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑपोजिट वेक्टर। जब भी ऑपोजिट वेक्टर रहे थीटा कितना है, 0 डिग्री है, कोण भी 0 डिग्री बना, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर है। अब ये हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन अब क्या हो जाएगा देखो ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ऑपोजिट वेक्टर है तो दो वेक्टर यदि ऑपोजिट रहेगा तो ये मत समझना कि यहाँ पर कौन बन रहा है, अरे यार इसको आगे जाके शिफ्ट आप कर सकते हो, पैरेलल शिफ्ट जिसको बोलते हैं, आगे बढ़ाएंगे। बट इतना समझो कि दो वेक्टर अपोजिट रहेगा तो थीटा आपका 180 डिग्री रहेगा। यहाँ पर थीटा 180 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर थीटा इतना है। अब ये ससुरा का देखो, वेक्टर ए को देखो तो वेक्टर ए की हो गया हेड, मतलब एरो के आगे वाला हेड है, ये तो टेल है। वेक्टर बी की हेड हो गया, ये टेल हो गया। अब सोचो, अब वेक्टर डी का ये हो गया हेड, एक टेल, और ये हेड है एक टेल, तो मतलब वेक्टर ए के टेल को देखो, वेक्टर बी के देखो, वेक्टर डी, जितने वेक्टर है सबका टेल वो बिंदु पर है। तो अगर दो या दो से अधिक वैसा वेक्टर जिसका टेल बिंदु एक जगह पर रहना चाहिए, तब इस सभी को वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोइनिशियल वेक्टर, इसको कोइनिशियल वेक्टर बोला जाएगा बेटा, कोइनिशियल वेक्टर, सप्रारंभिक सदिश, राइट। अब हम लोग चर्चा करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत ही मजेदार चीज होती है, तो उससे पहले आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लो बेटा। देखो बेटा, अब है बात यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर क्या होती है समझना, देखो ना कितना मूर्ख बथिया नहीं लग रहे थे। यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखो यूनिट वेक्टर क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। यूनिट वेक्टर समझना बहुत गुस्सा आता है। यूनिट वेक्टर की बात करूं तो द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, डायरेक्शंस इंक्लूड होना चाहिए। जैसे देखो मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक एक है जिसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ये ओ, इसको मैंने ए नाम रखा है, यहाँ से अंदर मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि 3 यूनिट है। समझिए डायरेक्शन मैंने ऐसे दे दिया तो डायरेक्शन आपका ईस्ट हो गया। तो देखो इसको मैंने लेट किया वेक्टर ए, या वेक्टर ओ ए पढ़िएगा, इसको ए ओ नहीं ओ ए, क्योंकि टेल से हेड की ओर बढ़ा जाता है। तो वेक्टर ए की मैं बात करूँ तो वेक्टर ए बराबर तो आपको दे दिया 3 यूनिट ईस्ट, लेकिन मैं इसमें क्या कर दिया, एक पार्ट लिया एक पार्ट लिया ऐसे। तो ए वाला पार्ट के बारे में सोचो, ए वाला पार्ट मान लीजिए कि 1 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड रहा, इसका भी 1 यूनिट रहा, इसका भी 1 यूनिट रहा, तो डायरेक्शन जो उसका था बड़ा का यूजली वही इसका रहेगा। तो इतने दूर के बारे में आपको सोचना है। तो ए जो है ना बेटा ए, तो यहाँ के बारे में सोचो, मैग्नीट्यूड तो 1 होगी, डायरेक्शन ईस्ट है, डायरेक्शन क्या है ईस्ट है, तो सोचो कि ए जो है आपका वेक्टर ए का पूरा का ये यूनिट वेक्टर है, पूरा जो वेक्टर ए था वह इसका ये यूनिट वेक्टर है। तो देखो अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो ए कैप, तो इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का इकाई सदिश हुआ। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी।
देखो ये बात होती है, मैंने इस पूरे को 3 खाना में बांट कर को समझाया, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकलेगा। यदि आपको ए कैप निकालनी हो, ए कैप का मतलब क्या होता है बोलो बेटा। ए कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, किसका, वेक्टर ए का, राइट। तो आपको करना क्या होगा कि वेक्टर ए लिख के उसी वेक्टर ए में आपको भाग देना होगा, किससे, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए से। ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए के मापांक से आपको भाग देना है, मापांक मतलब मोड। अब मोड किस क्या होता है यार, जैसे सोचो दिमाग लगाओ, जब भी मान लिया जाए कि वेक्टर ए बराबर मैंने दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, चलो वेक्टर ए का मान मैंने दे दिया 30 मीटर प्रति सेकेंड ईस्ट। अब मैं आपसे पूछ दिया कि बताओ ये बताओ, तो यही है, इसको पढ़ते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। इसको रीड करेंगे, हाँ अगर बी रहता है तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का मतलब क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बोध करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन को छोड़ के सिर्फ इतना का बोध कर रहा है। अगर कोई पूछे कि इतना का वैल्यू बताओ तो बस 30 मीटर पर सेकंड बताना है आपको, ये होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर किसी का भी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर करना क्या है कि कैप निकालना है, ए कैप निकालना है, तो आपको वेक्टर ए में इसी वेक्टर के मॉडुलस से भाग देना होगा। तो सोचो वेक्टर ए का मान कितना है बोलो, 3 न्यूटन, अच्छा सॉरी 3 यूनिट ईस्ट, ठीक है ऐसे देना होगा ना। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का मतलब इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है 3 यूनिट। ये पूरा दांची हार गया, वो 1 बचा और ईस्ट बचा। सोचो तो क्या बचा, ये 1 मैग्नीट्यूड बचा और ईस्ट डायरेक्शन बचा, बस सिंपल सिंपल ना सर। तो बाबूरे यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। अगर मैं पूछूं कि ये बताओ जिसका फॉर्मूला वेक्टर बी बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, तो एक चीज और होता है, कहीं कहीं पे मोड नहीं रहेगा, कहीं कहीं पे ऊपर वाला जो एरो उसी को हटा देगा। तो अगर हटा दिया इसका मतलब है तुमको समझना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सिर्फ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का बोध करा रहा है। और इसका मतलब समझना है कि सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, समझ बात को। तो ये हो जाती है जिसके पास, अच्छा बताओ ये आया क्यों, यूनिट वेक्टर का क्या जरूरत था, तो बस ये डायरेक्शन को बताने के लिए आया, डायरेक्शन को ही बताता है। अब मैं आपको लेता हूँ स्पेशल यूनिट वेक्टर, देखना इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट देखना बेटा। मान लीजिए दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है बेटा, सॉरी वाई एक्सिस है, एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। चलो जेड एक्सिस ले लेते हैं, ये ओरिजिन है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड जो है, यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन बता सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक O से A तक सोचो, मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट ले लिया, डायरेक्शन क्या बस एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के अलोंग, अलोंग कहेंगे होता है अनुदिश, और अनुदिश का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में कोई और आदमी आ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे अलोंग वो लड़का आ रहा था। अलोंग का मतलब जो आपका डायरेक्शन होगा वही उसका डायरेक्शन होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब ये जो आपका OA है, OA का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, बस जैसे एक्स एक्सिस से जा रहा है तो OA का भी डायरेक्शन यही है, बस समझ में आ रही है। तो चलो तो जरा सोचो बेटा कि यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगी और इसका डायरेक्शन भी पता चल गया तुमको एक्स एक्सिस के अलोंग, या अंग्रेजी में पढ़ेंगे आपको अलोंग टू एक्स एक्सिस। तो बेटा डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, सो इसको तो इकाई सदिश बोलेंगे, इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर, इसको इकाई सदिश बोलेंगे। लेकिन यह जो इकाई सदिश है एक्स एक्सिस के अलोंग है, सो इसको आई कैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, आई कैप। सिमिलरली मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट रहा, चलो यो है और बी है, यहाँ से ये मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, और डायरेक्शन तो तुमको पता है वाई एक्सिस के अलोंग, देखो ना जा रहा है ना वाई एक्सिस के अलोंग। तो बेटा सोचो कि यहाँ से ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन आपको पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया, यूनिट वेक्टर है, लेकिन यह यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए मैं इसको जे कैप बोलूंगा। और अगर इस सेम का इधर हो जाए बेटा तो इसको हम लोग के कैप बोलते हैं। तो अगर कहीं पर भी आई कैप लिखा हो इसका मतलब है
यूनिट वेक्टर along टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश की बात हो रहा है। जेकब लिखा हो यूनिट वेक्टर along टू वाई एक्सिस, along टू वाई एक्सिस। केकब का मतलब होता है यूनिट वेक्टर ऑफ along टू जेड एक्सिस। तो आप समझ रहे हैं आई कैप का मतलब, जे कैप का मतलब और के कैप का मतलब। आई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर कौन से डायरेक्शन में, एक एक्सिस के डायरेक्शन में। जे कैप का मतलब यूनिट वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है, बस वाई एक्सिस पे। और एक के कैप ये होता है। अब आपको बताते हैं अगला कॉन्सेप्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो बेटा। चलो, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर, यहाँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मतलब दो सदिशों के बीच कोण, और यहाँ किसी भी वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट कैसे करते हो। तो ये बात को समझने से पहले ये बात समझना पड़ेगा। जैसे देखो, ये मान लिया जाए बेटा वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, दिस इज टेल एंड दिस इज हेड और दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन, राइट। इस वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट करना है। तो पैरेलल शिफ्ट का मतलब बस इसको कॉपी कर लेना है। सिंबल फॉर्म में कॉपी होता है और पेस्ट होता है, नाम सुने होंगे। सिमिलरली यहाँ पर से कॉपी करेंगे और कॉपी करके पेस्ट ऐसे जगह पे करना है ताकि इसके पैरेलल भी रहे और डायरेक्शन भी वही रहे जो है। अगर आप इसको मान लीजिए कॉपी किए, ये डायरेक्शन बता रहा है, कॉपी की ये कॉपी करिए, और तुमको ऐसे पेस्ट कर दिया तो बेटा उल्टा कर दिया ये। अगर इसको उठा करके ऐसे पेस्ट करता है तो डायरेक्शन भी वही है, देखो, और दोनों पैरेलल है। अगर ऐसे करता है ये भी सही है, अगर कॉपी करके ऐसे भी पेस्ट करता है तो अभी भी सही है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है बेटा। इसको बढ़ा सकते हैं, आगे में पैरेलल है और डायरेक्शन भी वही है, पीछे भी कर सकते हो, पैरेलल है। तो पैरेलल शिफ्ट का मतलब होता है कि इसका पैरेलल ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी होगा। समझ रहे बात को, पैरेलल शिफ्ट। अगर मैं बोलूँगा इस वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट बोलूँ तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है पैरेलल शिफ्ट करने पर, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। यानी कि यहाँ से मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, बड़ा कर देना 20 यूनिट है, नहीं, कोई चेंजेस नहीं। आराम से कॉपी किए, ये पैरेलल शिफ्ट हो गया। इसको पैरेलल शिफ्ट करना होता है, ये भी पैरेलल शिफ्ट है क्योंकि अभी भी पैरेलल है, डायरेक्शन वही है। इसका वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट ये भी है, समझे ना। इसका पैरेलल शिफ्ट ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, समझ में आ रही बात को। तो पैरेलल शिफ्ट का मतलब पैरेलल रहना चाहिए, कॉपी करना है और ऐसे जगह पर पेस्ट करना है ताकि डायरेक्शन भी वही रहे और मैग्नीट्यूड भी वही रहे, बात याद रखना, और साथ में पैरेलल भी रहे। अगर तुम इसको ऐसे कर देता है, ऐसे कर देता है तो ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता दोनों पैरेलल शिफ्ट, क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन देखो, और ये दोनों पैरेलल थोड़े ना है, ये कट जाएगा कहीं पे कहीं पे। तो ये होता है पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब। आएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, समझिए। वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी। समझो बेटा, बात को पकड़ना है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। चलो, मैंने बोला कि बेटा व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताओ। तो अरे बाप, ये पूछना है सर, कोण वो देती है, पूछ रहे हैं, ढेर बोलता है कोण का है, पूछ रहे हैं सर, ये तो ठीक ही है। लेकिन बेटा ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जब एक दो वेक्टर के बीच एंगल की बात हो तो आप सबसे पहले ये देखो कि दोनों वेक्टर के टेल एक पॉइंट पे है कि नहीं है। टेल को सबसे पहले एक पॉइंट पर कर दो, दोनों वेक्टर के टेल को एक पॉइंट पे कर दो। बेटा देखो, वेक्टर ए का टेल यहाँ है और वेक्टर बी का टेल यहाँ है, सोचो, है ना। तो दोनों के टेल एक पॉइंट पर थोड़े ना है, तो टेल को एक पॉइंट पर कर दो। तो टेल को एक पॉइंट पर करने का दो तरीका है। इस वेक्टर को तुम अस्थाई छोड़ दो, अस्थाई छोड़ दो इसको, और इसको तुम पैरेलल शिफ्ट करो। पैरेलल शिफ्ट मतलब इसको ऐसे करना है, पैरेलल शिफ्ट, कॉपी यहाँ से की और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो पेस्ट करें तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंगल खत्म हो जाएगा सीधे। इसलिए आप इसको आप करो पैरेलल शिफ्ट। कैसे करोगे, इसको उठा करके कॉपी की और ऐसे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट कर दिए, वेक्टर ए को यहाँ पर ला दिए, वेक्टर यहाँ नहीं रहा, यहाँ रहा। अब बताओ कि पूरा होता है 180, तो ये है थीटा, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। और देखो दोनों वेक्टर के टेल आ गए ना जी एक बिंदु पर। अब आप एंगल बता सकते हैं, अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा हुआ। यानी कि दो वेक्टर के बीच कोण की बात हो ना तो आपको टेल को एक पॉइंट पर लाना होगा। यहाँ भी सिमिलरली सोचो, सिमिलरली सोचो। हाँ, टेल को एक बिंदु पर लाने का दो तरीका है। इस सूत्र को आगे बढ़ा दो, या तो इसको क्या करोगे,
इसको यूं करके यहाँ बढ़ाओ, लेकिन ये प्रॉपर नहीं होगा, एंगल में हट जाएगा, इसलिए इसको आगे को बढ़ा दो, वेक्टर सी को बढ़ा दिए। अब ये वाला कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। तो बस यही समझना है आपको, यही समझना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। यहाँ पे बताओ कितना कोण है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में थीटा कोण है। यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, काहे कि दोनों के टेल एक पॉइंट पर है। लेकिन अगर मैं बोल दूं इस टाइप से, अगर मैं बोल दूं ये वेक्टर ए ले लिया और एक कोण को मैं थीटा ले लिया, तो देखो दोनों के हेड एक पॉइंट पर है, तो ऐसे एक्चुअली नहीं चलेगा, टेल को एक बिंदु पर करना होगा। तो एक टेल कैसे पॉसिबल है, ये हो सकता है यहाँ पे टेल एक बिंदु पर, हाँ, तो एक बिंदु पर टेल को करने के लिए आप इसको बढ़ा दो आगे, तो जैसे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो और इसके बाद आप क्या करो, तो ये हो जाएगा, तीन हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ है, इसको आगे बढ़ाओ, जैसे ही आगे बढ़ावेंगे हैं तो आगे बढ़ावेंगे तो ये आपका हो जाएगा थीटा। तो एक्चुअली में जानता है हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको आगे पैरेलल शिफ्ट कर दिए तो टेल को, लेकिन कहा जाता है कि टेल को टेल के पास लाओ तो एंगल बनाना उचित हो जाता है, लेकिन हेड मिलेगा ना तो एंगल चलेगा, क्योंकि देखो सोल्व करने के बाद वही आता है थीटा। तो ये बात होती है सभी दो वेक्टर की बीच एंगल की बात होती है। तो आपको याद रखना है कि दोनों वेक्टर के टेल को एक पॉइंट पर लाना है। कैसे लाना है, पैरेलल शिफ्ट करके। पैरेलल शिफ्ट कैसे करना है, एक को अस्थायी छोड़ना है, दूसरा को हिलाना डोलाना है। आप सोच लो कि किसको पैरेलल, किसको हिलाना डोलाना अच्छा रहेगा, किसको अस्थायी छोड़े, किसको पैरेलल शिफ्ट करें, ये करना होगा आपको। तो ये हो जाता है दो वेक्टर के बीच का एंगल की बात हो जाती है। देखो बेटा, एडिशंस ऑफ वेक्टर की बात करूँ तो एडिशंस ऑफ वेक्टर मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर आपके पास बी है। आइए दोनों को मैं जोड़ने को कहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ो। जैसे मान लीजिए कि बॉडी है, इस बॉडी पर मैंने इस डायरेक्शन में लगा दिया फोर्स 10 न्यूटन, आपको इस डायरेक्शन में लगा दिया 20 न्यूटन का फोर्स, और मैंने बोला कि इस पर टोटल कितना हुआ। तो आपको ये वाला फोर्स है, ये फोर्स लगाए हो ना सर, फोर्स लगाए हो ना 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और ये भी फोर्स है। तो फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों को जब जोड़ना होगा तो दोनों को कैसे जोड़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड से। तो याद रखना बेटा, यदि दो वेक्टर को जोड़ने की बात हो जाए, चाहे घटाने की बात हो जाए, तो याद रखना, अभी मैं जोड़ने की बात करता हूँ। जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए दो मेथड है। नंबर 1 ट्रायंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, मतलब त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर आपके पास गिवन है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो यदि दो से ज्यादा वेक्टर गिवन हो तो उसको ऐड करने के लिए पॉलीगन्स लॉ है। तो टोटल कितने लॉ हुआ, नंबर 1 ट्रायंगल्स लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम्स लॉ और तीसरा पॉलीगन्स लॉ। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल लॉ को समझते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ को समझ लेते हैं, उसके बाद बेटा आप लोग को बताएंगे ट्रायंगल्स लॉ क्या होता है। जैसे देखो, ये मान लिया जाए ट्रायंगल्स लॉ समझना बेटा, ये जैसे वेक्टर ए है, ठीक है, और ये है आपका वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी, और ये दोनों को जोड़ना है, वेक्टर और वेक्टर को जोड़ना, वो भी कौन लॉ से, ट्रायंगल लॉ से। कैसे जोड़ेंगे, ट्रायंगल लॉ से जोड़ना होता है बेटा, तो दोनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को अस्थायी छोड़ दो, हिलाना डोलाना नहीं है, दूसरा वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं। और पैरेलल शिफ्ट इस प्रकार करते हैं ताकि अस्थायी छोड़े गए वेक्टर के हेड पर जिसको आप पैरेलल करो उसका टेल गिर जाए। फिलहाल समझो, मैं इसको अस्थायी छोड़ रहा हूँ, वेक्टर ए को मैंने अस्थायी छोड़ दिया और इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करूँगा, यूँ ही पैरेलल शिफ्ट है करूँगा, इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट किया और ये ऐसे गिरा दिया। अब जैसे ही गिरा के सोचो कि वेक्टर ए को तो अस्थायी छोड़ा था एक हेड पर, वेक्टर ए का टेल है, यहाँ हेड है, और वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करके एक का टेल और एक का हेड पर लाया कि नहीं लाया। सोचो, वेक्टर ए था और वेक्टर ए का हेड है, तो हेड यहाँ पर है, और हेड पर मैं इसको टेल को ला दिया, तो हेड पे टेल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, जिसको आप अस्थायी छोड़े हैं ना उसके हेड पर इसको टेल को गिरा हुआ, जिसको आप पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका, जुड़ गया। तो जुड़ तो गया सर, लेकिन रिजल्ट कहाँ आया। जैसे दो को दो के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट 4 आती है, तो रिजल्ट कहाँ आया। तो रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है। ट्रायंगल बनाने के लिए आपको मिलाना पड़ेगा, उसके बाद एरो का साइन देना होगा। क्यों, क्योंकि जब दो वेक्टर क्वांटिटी को आप जोड़ रहे हो तो आपका रिजल्ट भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन कौन बताएगा। डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा, आपको जिस वेक्टर को आप अस्थायी छोड़े हैं उसके टेल और जिसको आप पैरेलल शिफ्ट किए उसका हेड, इसी को ना पैरेलल शिफ्ट किए थे, इसका हेड, जिसको आप अस्थायी छोड़े उसका टेल
और जिसको आप पहले से उसका हेड, तो टेल हेड, टेल हेड, टेल से हेड की ओर एरो दे देना है। तो ये था फैक्टर ए, ये था फैक्टर बी, तो ये है फैक्टर ए प्लस फैक्टर बी। यदि कोई बंदा सोच रहा होगा कि मैं इसको अस्थाई छोड़ूंगा और इसको पैरेलल शिफ्ट करूंगा, वेरी सिंपल, आप इसको अस्थाई छोड़ दो फैक्टर बी को और इसको पैरेलल शिफ्ट करो, तो एक का टेल जो है ना, एक का हेड भी आना चाहिए, टेल ले लिया बाबू, तो मैंने ले लिया फैक्टर ए को, जुड़ गया, रिजल्ट कहाँ है, तो रिजल्ट के लिए आपको ऐसे करना। अब एरो का साइन कैसे देंगे, तो जिसको आप अस्थाई छोड़े उसका टेल और जिसको आप पैरेलल शिफ्ट किए उसका हेड, और टेल से हेड। देखो तो ये है फैक्टर ए प्लस फैक्टर बी, लेकिन ये है फैक्टर बी प्लस फैक्टर ए। क्यों? क्योंकि फैक्टर बी पर आप लाए हैं फैक्टर ए को, तो ये फैक्टर बी प्लस फैक्टर ए। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आज की सिवाय इतने, अगर बेटा इतना से अच्छा ना होगा और कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, जहाँ पर आपको बोले डाउट हो तो फिर से बोलना। और इसमें जो आपको फार्मूला प्रूव किया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फार्मूला अगर समझ में नहीं आई हो तो यही से इसको प्रूव करेंगे हम, और आधा घंटा 1 घंटा का फिर वीडियो होगा, वो आपको क्लियर हो जाएगी। देख रहे हैं स्थिति, तो हाँ, तो